और बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिगर मैं देख रहा था अभी जब महिलाओं की बात चल रही थी, क्योंकि मुझे मोदी जी का वो नारा, बड़ा दिलचस्प स्लोगन याद है जया, जो उन्होंने इस लोकसभा इलेक्शन में कहा कि देश में 4 ही जातियां हैं, युवा, किसान, महिलाएं और समाज का कमजोर वर्ग। ज्ञान का आप जिक्र कर रहे हैं सर। बिल्कुल, जो उन्होंने कहा कि सिर्फ 4 ही जातियां हैं। और मैं ये जो फिगर देख रहा था कि 5 सालों में करीब करीब 23 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, इन राज्यों के चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों से अधिक वोट किया है। तो ये फिगर बताता है कि महिलाएं, इसीलिए मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, या फिर आप बात करें देश के अलग अलग राज्यों के, केजरीवाल साहब भी प्रणाम कर रहे हैं, नारी वंदन जय जय। पश्चिम बंगाल में भी आंगनवाड़ी की महिलाओं के लिए कुछ इसी तरह की योजना शुरू हुई है। सखू साहब हिमाचल प्रदेश में इसी तरह की योजना लेकर आए हैं। तो ये तय मानिए कि 33% आरक्षण जो 2029 में लागू होगा, बीजेपी न सिर्फ उसको पहले देख चुकी है, बल्कि वो समझ गई है कि युवाओं के साथ साथ, बल्कि मुझे कहने में संकोच नहीं कि युवाओं से अधिक पोटेंशियल चंक जो है वो महिलाओं का है, जो ज़्यादा एस्पिरेशनल हैं। अब वो घर से निकल रही हैं, चाहे वो हमारी घरेलू सहायक हों, या फिर कॉल सेंटर्स में काम करने वाली महिलाएं हों, या फिर कस्बों से अपने करियर को बनाने के लिए महानगरों का रुख करने वाली लड़कियां हों, जिनमें से एक जया मेरे साथ हैं। तो निश्चित तौर पर तय मानिए कि ये सदी लड़कियों की है, महिलाओं की है, और बीजेपी इस पर पूरा फोकस कर रही है। देखते हैं इस चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत कैसे और कहां आगे बढ़ता है। जो मेहमान हमारे साथ हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है युवा नेता पूर्व विधायक राम दांगोरे जी, कांग्रेस से हैं हमारे साथ युवा नेता प्रवक्ता अजीत भदौरिया जी, और छत्तीसगढ़ से हैं बीजेपी से उमेश गोड़मोड़े साहब हैं हमारे साथ, और कांग्रेस से हैं सत्य प्रकाश सिंह। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो पहले तो बधाई कि लोकतंत्र के पर्व का जो है घोषणा हो चुकी है। पहला एक क्विक रिएक्शन राम दांगोरे जी, सबसे पहले आपसे एक क्विक रिएक्शन जी। कर दी है जी, और लंबे समय से हम लोग इंतजार कर रहे थे, आचार संहिता लग चुकी है और सभी कार्यकर्ता हमारे चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं और अपने अपने स्तर पर सभी ने प्रचार भी आज से चालू कर दिया है। और केंद्र और राज्य का नेतृत्व जो दिशा निर्देश देगा, हम सब उसका पालन करते हुए जनता तक अपनी योजनाएं, अपने विकास की बातें उनको बताएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाजपा को मतदान मिले और पुनः भाजपा की केंद्र में सरकार बने। दांगोरे साहब, बात सरकार की है या 400 पार की है? क्या लगता है आपको कि सरकार या 400 पार की किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं आप? विपक्ष कह रहा है कुछ अति आत्मविश्वास दिखा रही है बीजेपी, 400 की बात कर रही है। वाली बात नहीं है, हमारी जो प्लानिंग थी उसके अनुसार हम सभी चल रहे हैं। ग्राउंड पर बूथ लेवल पर हम लोगों ने जो तैयारी करी है उसके हिसाब से तो 400 पार हमने हो जाना चाहिए। तो मतलब ये नारा आपका ज्यादा ठीक रहेगा कि 400 पार की सरकार तो बनी रही है, दावा आप कर ही रहे हैं। जी जी, अब की बार 400 पार। जी जी जी, चलिए शुभकामनाएं। भदौरिया साहब, थोड़ा सा पहलू भी बदल रहे थे, क्यों नहीं? अब बात होगी जब दावे सुनेंगे इस तरह के, और वो भी ऐसे दावे जिनको आप ये कह लीजिए कि एक समय देश की राजनीति में ऐसे दावों को आसमानी सुल्तानी माना जाता था, और कहा जाता था कि 400 पार तो जब तक कोई बहुत बड़ा एकदम से मसला ना खड़ा हो जाए किसी पार्टी के लिए, बड़ा मुश्किल है उस बेंचमार्क तक पहुंचना। बहरहाल भदौरिया साहब, एक क्विक रिएक्शन आपका, फिर मैं छत्तीसगढ़ मेहमानों की तरफ चलूंगा। जी देखिए आदरणीय शरद जी, 26 जनवरी 1950 को इस देश में जो संविधान लागू हुआ था, उसके बाद हमें गौरव प्राप्त हुआ था विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनने का। जी, और आज तक एक आध घटनाक्रम अगर छोड़ दिया जाए, इस देश में फेयर इलेक्शन हुए। आज भी इस देश की जनता और आप जैसे चौथे स्तंभ के हाथों में ये है कि आने वाला समय जो बहुत विकट समय चल रहा है, इस समय आप देखेंगे कि आने वाले समय में किसके लिए ये सर? देश में जो किसके चुनाव लिए होने जा रहा है, भदौरिया साहब, किसके लिए विकट समय चल रहा है? कांग्रेस की चुनौती तो है, हम समझ रहे हैं। पूरे देश के लिए आदरणीय शरद जी,
जी। और उसकी जिम्मेदारी हम आपके ऊपर ज्यादा है चौथे स्तंभ के रूप में, और आम जनमानस के ऊपर ज्यादा है। हम तो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा ही रहे हैं, परंतु आप देखेंगे कि जो लोकतंत्र खतरे में जा रहा है। आने वाला समय, अगर ये चुनाव फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जिस तरीके से ये फिगर बता दिए जाते हैं, जी, उन फिगरों का प्रेडिक्शन आते हैं कि 400, उनकी हवा बना दी जाती है 400, और देखना आंकड़े आएंगे, वो आंकड़े आएंगे, रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल देखेंगे। ये कहां से आ गया? आंकड़े तो देखेंगे ही सर, 4 जून को हम सब आंकड़े देखेंगे और आप भी उस समय स्टूडियो में हमारे साथ होंगे। मैं चलता हूं, अभी तो लंबी चर्चा होगी सर, अभी तो इस पर बहुत लंबी चर्चा होगी, और शुभकामनाएं आपको भी बहुत हैं। बीजेपी की तरह आगे बढ़िए, संघर्षशील रहना ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। घोड़मोड़े साहब मुस्कुरा रहे थे विकट काल की बात जब भदौरिया साहब कर रहे थे, तो पहले मुस्कुराहट का थोड़ा सा प्रयोजन बता दीजिए सर, और उसके बाद फिर रिएक्शन भी अपना बता दीजिए। जी देखिए, मुस्कुराहट का विषय तो यह है कि आज लोकतंत्र के पावन पर्व के शुभ मुहूर्त का घोषणा हो चुका है, और मैं समझता हूं कि आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से सभी राज्यों के दर्शकों ने अपने अपने राज्यों की तारीख को नोट कर लिया होगा, और एक तैयारी भी कर ली होगी कि इस लोकतंत्र के महापर्व में इस अमुक तारीख को जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करना और इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने अपने मतों की आहुति देना है, देश के लिए कंट्रीब्यूशन देना है। और जिस प्रकार से अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता का वक्तव्य, अभी से जिस प्रकार का रोना धोना और जिस प्रकार से आरोप लगाने का काम कांग्रेस के नेता करते हुए दिख रहे हैं, यह कहीं ना कहीं बताता है कि अभी से इनके आत्मविश्वास में कमी है। बीते दिनों जिस प्रकार से पी चिदंबरम साहब, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, एक लोकप्रिय न्यूज चैनल के अंदर में स्वीकार कर चुके हैं कि 2/3 से अधिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है, और केवल आज चुनाव की घोषणा हो गई तो भाजपा मैदान में नहीं है। एक चुनाव खत्म होते ही भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अगले चुनाव के लिए जुट जाता है। आज से महीनों पहले हमारे तमाम लोकसभा कार्यालय खुल गए हैं। विधानसभा चुनाव खत्म होते ही हमारे तमाम कार्यकर्ता बूथों के अंदर में जुट गए हैं, और प्रत्येक बूथों के अंदर में 370 मतों की वृद्धि के लक्ष्य के साथ पूरे देश के अंदर में अब की बार 400 पार के नारे के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता प्रण शुभकामनाएं उमेश जी, शुभकामनाएं आपके ओजस्वी वक्तव्य के लिए। आपको सत्य प्रकाश जी और गंभीर दिख रहे हैं मुझे। पिछली बार विधानसभा चुनाव में मिले थे तो एक मुस्कुराहट रहती थी। सत्य प्रकाश जी, आप मुस्कुरा सकते हैं। मध्य प्रदेश में अधिक विकट काल है कांग्रेस के लिए। छत्तीसगढ़ में वैसी झड़ी नहीं दिखती हमको कि हर दिन हम तो आदी हो गए यहाँ मध्य प्रदेश में कि आज ये भैया भी चले गए, परसों वो भैया भी चले गए। आपके यहाँ तो कम से कम आपने अच्छा बनाकर तो रखा है। फिर भी रिएक्शन लोकसभा चुनाव की घोषणा और आपके मित्र उमेश जी की टिप्पणी पर आपकी राय। जी शरद जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं चुनावी घोषणा हुई है तो मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से देश की जनता को ये जरूर बोलना चाहूँगा कि अपनी तारीख जिस दिन चारित है उनके लोकसभा क्षेत्र की तारीख को उस दिन मतदान जरूर करें। और देखिए, एक बात मैं बोलूँगा, मोदी जी ने सब चीज़ में जीएसटी लगाया है मगर ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लगाया है। आपको शरद जी याद होगा 2004 को चुनाव, अटल बिहारी वाजपेयी जितना बड़ा नेता बीजेपी ना कोई पहले था, ना है, ना होगा, वो क्या हुआ 2004 में? ओवर कॉन्फिडेंस। वो सबको याद है, इंडिया शाइनिंग, इंडिया ब्राइटनिंग और क्या क्या तमाम चीजें थी। आज देखिए भदौरिया जी जो बात करते हैं उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। हर एक वर्ग को उठा के आप देख लीजिए ना, कौन सा वर्ग का 10 साल भला हुआ होगा? युवाओं को इन्होंने ठग दिया, रोजगार को बोल के रोजगार के बदले पकौड़े तलो, समोसे तलो। आप महिलाओं की बात कर लीजिए, वो महिलाएं जो विदेशों से मेडल जीत जाती है, देश में आके हार जाती है। अब मणिपुर का उदाहरण देख लीजिए, तो कौन किसानों, ये देश का दुर्भाग्य है जो बॉर्डर पे किसान जवान आमने सामने खड़े दिल्ली के बॉर्डर पे, तो कौन सा वर्ग ऐसा है जिसके लिए 10 साल इन्होंने काम किया हो? भूखमरी भी देश 111 नंबर पर खड़ा है। आप खुद बोलते हैं कि 85 करोड़ गरीबों का हम अनाज दे रहे हैं, तो मतलब कि गरीबी बढ़ रही है। तो ये कौन सा वर्ग ऐसा है जिसका भला हुआ होगा 10 साल में? तो जनता बहुत ही मजबूती के साथ हमारे साथ, विपक्ष के साथ खड़ी है इनको जवाब देने के लिए, इनको बताने के लिए कि आपने क्या बोला और हमको मिला क्या। 100 दिन में महंगाई नहीं मिली हमको, बेरोजगारी से छुटकारा नहीं मिला हमको, 15 लाख नहीं मिला। अब तो नया नया इलेक्ट्रल बॉन्ड, ये मोदी जी जो बोलते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो बोल रहे इलेक्ट्रल बॉन्ड से खाऊंगा और खिलाऊंगा भी। तो ये तमाम चीजें हैं जो जनता जवाब लेके खड़ी है, इनको सवाल देना, उसका जवाब देना पड़ेगा। तो देखिए महत्वपूर्ण ये है कि जनता तमाम पार्टी को मिला है, जनता की जो लाठी बजने वाली इनके ऊपर चुनाव में, इनको जनता की लाठी पड़ने वाली है। जी वो बोल लीजिए उमेश जी, जल्दी से क्विक रिएक्शन आपका। जी
देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर सवाल उठा करके कांग्रेस ने बता दिया कि ये कैसे सेलेक्टिव है। आज चुनाव आयोग ने भी बहुत विस्तार से ईवीएम जो कांग्रेस के नेता चिल्लाते रहते थे उस पर बहुत शालीनता से चुनाव आयोग ने आज जवाब दिया है, पर ये उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। और जिस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के एक परसेप्शन बनाने का ये काम कर रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जिस प्रकार से ये सवाल उठा रहे हैं, जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, तो भैया जो आप आरोप लगा रहे हो, सवाल उसमें पारदर्शिता का है ना। तो इससे पहले देश के अंदर में जो चुनावी चंदे कांग्रेस के कार्यकाल से लेकर के लगातार 50-55 वर्षों तक वसूले जाते रहे, उसके हिसाब का कोई हिसाब किताब है कि नहीं है। तब यह सवाल निकल करके क्यों आया और क्यों नहीं आया। और अब जब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, अभी न्यायालय में प्रक्रिया है और मैं समझता हूं सोमवार को इसमें निर्णय भी आना है। इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन कांग्रेस को यह समझना होगा कि यदि भारतीय जनता पार्टी को अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से राशि मिलती है तो वो पारदर्शी है, और जो शेष राशि है वो कांग्रेस सहित देश के तमाम राजनीतिक दल को मिलती है। अगर उन दोनों की तुलना करेंगे तो एक तरफ 303 सीट सांसदों वाली भारतीय जनता पार्टी को जो राशि मिल रही है लगभग 6000 करोड़, तो वहीं 248 सांसद वाले जो अन्य दल हैं उनको 14000 करोड़ मिल रहा है। यहीं से समझ में आता है कि कांग्रेस को पारदर्शिता से मतलब नहीं है। चुनावी चंदे में जो कांग्रेस के नेता और तमाम दलों के नेता अपना जेब भरने का काम करते थे उससे तकलीफ है। बहरहाल सोमवार को न्यायालय इस पर निर्णय करेगा, जनता भी देख रही है और आने वाले समय के अंदर जनता दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। जनता देख रही है। चलिए, ये आज का विषय नहीं है हमारा, ये विषय नहीं है। देश को आगे बढ़ाने के सिंह साहब बोल लीजिए, आप भी बोल लीजिए जो मन में, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है 15 सेकंड से ज्यादा मत बोलिएगा सर। एकदम बहुत भारी डिबेट नहीं कर रहे अभी हम। आज लोग खुश हैं, लोकतंत्र के त्योहार की तारीख सामने आई है, होली भी अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए अभी बहुत इसको, अब तो वातावरण आपको बनाना ही है चुनाव के लिए। 7 चरण का चुनाव है, छत्तीसगढ़ में 3, मध्य प्रदेश में 4। जी 15 सेकंड बोलूंगा जी, मैं बात 15 सेकंड में बस एक ही चीज मैं बोलना चाहूँ। ये बात कर रहे हैं ना हिसाब किताब की, भाई साहब हमारे को जो मिला है ना वो 1 लाख से कम है, पहली बात। दूसरी बात, हमने किसी को ऐसे उगाही नहीं की है, आपकी तमाम चीजें उगाई है। प्रश्न चिन्ह वहां है, प्रश्न चिन्ह ये नहीं है कि आपको कितना मिला और हमको भी कितना मिला, दूसरी पार्टियों को कितना मिला। प्रश्न चिन्ह वहां लग रहा है कि टाइमिंग पे 31 पार्टी कंपनियां ऐसी थी जिनमें से 14 पे ईडीआईटी रेट, लेकिन आपकी वो बात जो है, अगर आपको चंदा मिलता तो वो बात बड़ी दिलचस्प थी। सिंह साहब, उमेश जी, सिंह साहब की एक बात पे मैं अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाया कि अति आत्मविश्वास पर जीएसटी नहीं लगा है, तो इस पे भी जीएसटी नहीं है। हाँ जी, चलिए मैं लौटता हूं। हाँ जी, भदौरिया साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे जी। देखिए आदरणीय शरद जी, मैंने एक पिक्चर देखी, शायद आप हम सब लोग बैठे हैं, उन्होंने भी देखी थी, शोले एक पिक्चर थी। वो शोले में जो गब्बर सिंह बेचता था ना सांबा को वसूली करने रामपुर में कि गेहूं लाओ, उस तरह कर दी। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में सांबा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हो गए, इनको भेज के कंपनियों से पैसा वसूला गया। आदरणीय शरद जी, मैंने पूर्व में वक्तव्य में आपसे निवेदन किया था कि जिम्मेदारी आपके ऊपर ज्यादा है, जनता के ऊपर ज्यादा है इस लोकतंत्र को बचाने के लिए। आज हम किस तरफ जा रहे हैं? आज देखिए इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन करते हैं। एक आज बहुत छोटा सा वाक्य, ये अलग विषय है, अब तो सारी व्यवस्था हो गई है। मैं एक छोटा सा निवेदन करूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन की प्रारंभ हुई, अपने आप को देश का सबसे तेज चैनल कहने वाले एक मीडिया ग्रुप ने डेटा निकाल दी, उनके नीचे डेटा डिस्प्ले हो रही है कि 7 चरणों में चुनाव, मतलब इलेक्शन कमिश्नर बोल नहीं पा रहे, उससे पहले डेटे आ रही हैं। ये क्या है लोकतंत्र का? मजाक नहीं तो क्या है? और पहले आपने घटनाक्रम देखा, अमित शाह जी ने चुनाव आयोग से पहले ही तारीखों की घोषणा कर दी थी, आज से 5-7 साल पहले कि इन तारीखों में चुनाव होगा। लेकिन सर तो ये मैं नहीं कहता, ये आपका राइट है भदौरिया साहब, लेकिन ये आपको, लेकिन अगर आप इन्हीं आरोप प्रत्यारोप में उलझ जाएंगे, मैं नहीं कहता कि ये आपका पूरा अधिकार है, लेकिन ये समय है चुनावी रणनीति बनाकर भारतीय जनता पार्टी की ताकत, जो ताकत है उसको चुनौती देने का समय है। जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं आदरणीय शरद जी कि ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अगर नहीं आप जगाएंगे प्रदेश आपके माध्यम से देश प्रदेश के जनमानस को कि इस तरीके से मैनिपुलेट हो रहे हैं चुनाव, इस तरीके से चुनाव में घपलेबाजी हो रही है, तो ये जनता क्या कहेगी? कल आप हमसे ही कहेंगे कि आपने सजग विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। आदरणीय शरद जी, आपको तो एप्रिशिएट करना चाहिए हम जैसे लोगों को कि जो इतनी बारीक नजर रखें कि ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं, बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूं सर,
आपको बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूं, आपकी प्रतिबद्धता को पार्टी के प्रति। और आपके कुछ उमेश जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं उमेश जी क्या कह रहे हैं जी। आप उस प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल उठा रहे हैं, बिल्कुल उठा रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे के जा रहे हैं। 24 घंटे पहले उनका, चलिए ये आज का विषय नहीं मैं है एक सर, और ये आज निवेदन का करूंगा। विषय नहीं है, आज का मैं विषय एक और नहीं निवेदन, है, आज का विषय मैं नहीं एक है। निवेदन और करूंगा। दांगोरे साहब, इलेक्शन कमिश्नर 2 की अरे नियुक्ति हुई, कांग्रेस के नेता क्यों उसमें कांग्रेस एक छोड़ के देश जा रहे के हैं? पहले सबसे इस पर बड़े चिंता कर प्रिंट लीजिए आप। मीडिया ने छापा। चलिए एक चलिए व्यक्ति चलिए अमित चलिए शाह का राम से, दांगोरे साहब, एक राम व्यक्ति दांगोरे नरेंद्र साहब, कांग्रेस के नेता जो क्यों प्री कांग्रेस पोल छोड़ के सर्वे जा रहे हैं, हैं? राम राहुल दांगोरे गांधी की साहब, यात्रा जहाँ आप जहाँ चारों थी, मेहमानों का वहाँ ध्यान वहाँ आकृष्ट कांग्रेस करूंगा, नेताओं ने ध्यान कांग्रेस को काइंड अटेंशन आप सभी का, जो हमारा बहुत ऑनरेबल डायस मौजूद है कांग्रेस बीजेपी का। सर 360 के आसपास का प्री पोल सर्वे का एक फिगर एनडीए के लिए उभर कर सामने आया है। और इट इज़ टू अर्ली, अभी बहुत जल्दी होगा कि हम उस पर बात करें, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि दक्षिण भारत, राम दांगोरे जी, आपका एक ऐसा किला है जहां कर्नाटक को छोड़ दें और तेलंगाना को छोड़ दें तो पिछले चुनाव में ये 2 ही राज्य थे जहां आप आगे बढ़ पाए थे। चलिए